सीटों को लेकर के अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जी भाजपा, जदयू और हम और चिराग पासवान की पार्टी की पूरी निगाह है कि ये भीड़ कितनी लाते हैं। जी आप लोगों को थोड़ा सा या अपने व्यूवर्स को हम थोड़ा बता दें पीछे ले जा करके जी कि आज की तारीख में ये जो भी हैं नीतीश कुमार की वजह से हैं। ये आसपास जदयू और भाजपा उसमें एक दो आगे पीछे हो सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज हम विशेष चर्चा करने के लिए बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति को लेकर, और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है भोलानाथ जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। और आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में बढ़ती राजनीति को लेकर, और जिस तरीके से इस बार चुनाव को लेकर वो एक्टिव हो रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उपेंद्र कुशवाहा सर, इस बार तैयारी उनकी काफी अलग है। कल की ही अगर बात कर लिए तो रैली की तैयारी है उनकी, और इससे पहले भी कई जगहों पर बिहार में देखा गया कि उन्होंने कार्यक्रम किया है। तो एनडीए के अंदर होकर के इस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, तो इसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, इनकी यह तैयारी मूल रूप से सीटों को लेकर के अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जी। और कल की जो उनकी रैली है उसका नाम जो इन्होंने दिया है संवैधानिक अधिकार जी, परिसीमन सुधार। परिसीमन तो ये इनका एक बहुत पिछले समय से चला आ रहा कार्यक्रम है। उसको ऐन चुनाव के समय पे बुनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो उसका मकसद वही है कि हम अपनी ताकत दिखा सकें। जी। तो आप ये देखिए कि इनकी जो कल की रैली है उस पर न सिर्फ भाजपा जदयू बल्कि खास तौर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जो दूसरी पार्टी है हम जी बिल्कुल जीतन राम मांझी की, उनकी ज्यादा निगाहें रहेंगी जी, क्योंकि इनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसका असर सीधे सीधे कहीं ना कहीं चिराग की पार्टी और मांझी की पार्टी पर पड़ेगी। तो चिराग पहले से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, मांझी भी अपनी डिमांड गाहे बगाहे रख रहे हैं। इनकी अभी कोई मांग नहीं आई है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इस पर मैं सर आपको रोकूंगी। इस पे कल उपेंद्र कुशवाहा से जब सीटों को लेकर के पूछा गया कि आपके मन में क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मन की बात हम आपको क्यों बताएं, मन की बात हमारे मन में रहेगी। हाँ, तो मन की बात जो है ठीक है नहीं बताएं, लेकिन उनका मकसद यही है कल की रैली का, क्योंकि संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार जो मुद्दा है वो आज का नहीं है। आपको पता होगा, हमारे व्यूअर्स को भी आपके पता होना चाहिए कि 2009 में पिछला परिसीमन लागू हुआ था। ये कह रहे थे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 50 साल से परिसीमन हुआ ही नहीं है। परिसीमन हुआ है 2009 के आधार पर ही अभी चुनाव हो रहा है। अभी हाल के दिनों में जो बात आई थी कि साउथ के कुछ स्टेट जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसी परिसीमन पर लड़ेंगे, जबकि भाजपा का प्रयास है कि नया परिसीमन हो और उस परिसीमन का लाभ ये मिलेगा कि सीटें बढ़ जाएंगी। तो बिहार में अभी जो 40 सीटें हैं वो सीटें बिहार में बढ़कर के 60 हो जाएंगी, क्योंकि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या के आधार पर बिहार की आबादी बढ़ेगी तो यहाँ पर बिहार को 20 सीटों का लाभ होगा। तो ये मुद्दा तो ये उठा रहे हैं कि बिहार में सीटें बढ़ेंगी तो ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही उसके स्टेक होल्डर रहेंगे मेन, तो उनको फायदा होगा। लेकिन इसका मूल मकसद इनका ये है कि हम किसी तरह से एनडीए नेतृत्व पर, जिसको कि भाजपा और जदयू नीतीश कुमार एक तरह से लीड कर रहे हैं, तो उनके सामने हम अपना एक दबाव बना सकें। भाई ठीक है, चिराग जो कह रहे हैं कि हमको 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए, या मांझी कह रहे हैं कि हमको 20 चाहिए, 25 चाहिए, तो हम भी हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान दो। तो कल की इनकी रैली पर इन दलों की भी पूरी निगाह है। मतलब विपक्ष से ज्यादा भाजपा, जदयू और हम और चिराग पासवान की पार्टी की पूरी निगाह है कि ये भीड़ कितनी लाते हैं। क्योंकि अगर ताकत दिखाने की बात है तो किसी भी रैली में आकलन हो सकता है, उससे भीड़ से ही आकलन होता है। अगर भीड़ आई तो इनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, और भीड़ नहीं आई तो फिर अपना जैसा है। आपको एक चीज और बता दें कि ये पिछला चुनाव जो है लोकसभा के चुनाव की जो बात है 2024 में काराकाट से ये हार चुके हैं। लेकिन चूंकि बिहार में कुशवाहा समाज का एक प्रभुत्व है अभी भी, और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो कई सीटों पर वो गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो यही मकसद है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए में पर्याप्त महत्व दिया जाता है, ताकि वो कुशवाहा समाज के जो एक प्रतिनिधि के रूप में एनडीए में है, एक नेता के रूप में है, तो उनसे उस समाज के लोगों को जोड़ा जा सके। तो ये इनका एक मकसद है, और इसी मकसद से जो है वो अपना
प्रभाव जो है बढ़ाने की कोशिश कल रैली के माध्यम से करें। रैली के माध्यम। लेकिन सर सीट शेयरिंग का जो मामला है, एनडीए गठबंधन की ही अगर बात कर ले तो काफी दमदार जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट हैं वो है एनडीए गठबंधन में। अगर पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टी अपने आप में बहुत दमदार है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का क्या कोप अप करना होगा, एडजस्ट जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर बात कर ले, 2020 की बात कर ले, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अलग ही ट्रैक पर चले गए थे। देखिए इस बार इनके साथ बहुत विकल्प नहीं है जी। आप लोगों को थोड़ा सा या अपने व्यूवर्स को हम थोड़ा बता दें पीछे ले जा करके कि आज की तारीख में ये जो भी हैं नीतीश कुमार की वजह से हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में थे उस समय तो इन्होंने ही इनको सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया था। बाद में फिर इधर गए उधर गया फिर आए, तो अभी जो आए हैं तो इनको पता है कि वो सम्मान उनको महागठबंधन में अगर मिलता दिखेगा तब तो कोई अपना ये रुख स्पष्ट करेंगे, नहीं तो अभी तक की जो बात है उसमें इनको अपना बेहतर भविष्य एनडीए में ही दिख रहा है। तो इसलिए वो उसी में रह करके और अपनी सीटों की जो मांग है जो उसको ज्यादा है बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब नेतृत्व एनडीए का जो मेन तय करना है भाजपा और जदयू को कि कितना देना है, तो अगर वो बात बन जाती है जो कि भीड़ से डिसाइड होगा। अगर भीड़ अच्छी आती है तो उनकी डिमांड को थोड़ा बल मिलेगा, नहीं आती है तो फिर तो जैसे चल रहा है अपना चल रहा है। सीट शेयरिंग की सर अगर बात है, मैं कई जगह आर्टिकल्स में पढ़ रही थी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की मांगे जो है वो 10 से ज्यादा सीटों की है, तो क्या उनको मिलेगा? जिस तरीके से उनका लोकसभा में ग्राफ रहा है या फिर पिछले विधानसभा की अगर बात कर ले तो क्या हो सकता है? देखिए बिहार में 243 सीटें हैं अभी, और जो बातें अब तक आ रही हैं उसके हिसाब से 100 सीट के आसपास जदयू और भाजपा, उसमें एक दो आगे पीछे हो सकता है। तो आगे कौन रहेगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे? कल तो श्रवण कुमार की जो बात कहे तो कह रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो जिक्र किया तो मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताऊं कि कल उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरीके से बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब श्रवण कुमार की बात उनके सामने है जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे भाई कौन सा बड़ा भाई, किसका बड़ा भाई, आगे चुनाव में पता चलेगा। तो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए फ्रॉम हॉर्सेज माउथ ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कौन बड़ा भाई होगा कौन छोटा भाई होगा। यह श्रवण कुमार की प्रतिबद्धता जदयू से जुड़ी हुई है, नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, और अब तक का जो पिछले बार के जो अगर आप 2-3 बार के जो सीटों का जो बंटवारा देखेंगे तो जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहा है, तो कम सीटें जीतने के बाद भी। तो इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जदयू को एक सीटिंग क्यों न ज्यादा मिले, तो एक सीट ज्यादा में तो बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 243 में से अगर 201 सीट ही निकाल दीजिए तो बच गया 42 सीट, तो उसी 42 सीट में तो चिराग को भी चाहिए, हमको भी चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए। तो चिराग को कहाँ से 50-60 मिल जाएंगे, हमको कहाँ से 20-25 मिल जाएगा, और इनको 10 से ज्यादा कहाँ मिल जाएगा। अगर ऐसा करना होगा तो हम लोगों की सीटों की संख्या 300 से ऊपर ले जानी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। जी, मतलब सीट शेयरिंग का मामला अभी तक कहा जाए तो एनडीए में बहुत पेच फंसा हुआ है। अभी एनडीए में अमित शाह के बारे में आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं, चीजों को सुलझा रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से बंटवारा करना है, लेकिन अभी तक बड़े नेताओं के मुंह से ऐसा कुछ भी खास साफ नहीं आया है कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जी, कल रैली की सर अगर बात कर ले तो कल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने रैली का आह्वान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम बातें कहते हैं, तो क्या ऐसा अनुमान लगाया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अगर उनकी बातें नहीं होती हैं एनडीए गठबंधन में, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है, तो क्या वो कोई दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे जैसा 2020 में उन्होंने देखा था? देखिए इसमें दो जो नेता हैं उनके बारे में अभी कुछ भी कयास लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। अगर महागठबंधन में देखें तो मुकेश सहनी उनको भी कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए और इतनी सीटें चाहिए। मान लीजिए कि महागठबंधन में नहीं मिलेगा तो वो भी दूसरे रास्ते नहीं, लेकिन आज तो सर मुकेश सहनी का बयान आया, उन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं, उनका बयान ये आया है कि वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है, और अगर उनकी मतलब उनकी पार्टी अभी उतने तरीके से तैयार नहीं हुई है कि वो इतना बड़ा चुनाव लड़ सके, तो अगर बात एडजस्टमेंट की रहेगी तो वो कर लेंगे। लेकिन आप इन्हीं मुकेश सहनी की बात अगर करें तो 20 के चुनाव में वो तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी ये प्रयास कर सकते हैं कि इनको भले ही सही अगर इधर नहीं मिला तो, लेकिन महागठबंधन में इनके लिए मुझे नहीं लगता कि जगह है, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पशुपति पारस पहले से ही है, उसके बाद कांग्रेस भी है, उसके बाद आप देख लीजिए कि आईपी गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी शायद महागठबंधन में जा सकते हैं,
कई ऐसी पार्टियां हैं वहां पर। महागठबंधन में स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं जी 3 तो वाम दल हैं। जी जी अगर आप बिल्कुल राजद और कांग्रेस को छोड़ दें तो छोड़ दे 3 तो वाम 3 दल वाम हैं। दल हैं बिल्कुल। फिर मतलब पशुपति पारस हैं, फिर ये भी है मुकेश सहनी है, तो वहाँ स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं, सीटें वही 243 है। तो राजद और कांग्रेस में ही पहले सम्मानजनक समझौता हो जाए तो एक अलग बात है। जी बिल्कुल। तो उसके अगर उसमें इनको ज्यादा, हमें नहीं लगता कि ज्यादा सीटों का कोई ऑफर मिलेगा जिसके जरिए वो वहाँ जाने मतलब की उपेंद्र कोशिश कुशवाहा के पास 2 ही तरीका है, या तो कल वो रैली में खुद को प्रदर्शन जो है उनका वो दिखा दे, एनडीए गठबंधन उनके पास वोट बैंक है, जनाधार है, या तो फिर जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट करके चुनाव में साथ बढ़े। देखिए सारी चीजें लगभग ऊपर के नेताओं में तय हो चुकी हैं किसको कितना क्या देना है। अब बात है कि घोषणा करना है, अपने अपने स्तर से तैयारी चल रही है। अपने मान लीजिए कि एनडीए के नेता हैं या कोई भी पार्टी है जी। तो उनको वो क्या बोलते हैं कि हम सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो 243 सीटों पर चुनाव थोड़ा ही लड़ने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए। मान लीजिए कि किसी कंस्टिट्यूंसी में अगर एनडीए का कोई दूसरे घटक दल का उम्मीदवार खड़ा है तो उसको भी तो ये सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बात करती है कि हम लोग सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही होता है कि जो सीट मिलती है उसके हिसाब से लोग एडजस्ट करते हैं और अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए तमाम चर्चाएं हो रही थी और चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा का नाम इसीलिए हम बार बार ले रहे थे क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका तय होगी उनकी रैली से। आखिर एनडीए गठबंधन के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को क्या उनकी मनमानी सीटें मिलती है, या फिर जो उनको एनडीए गठबंधन देती है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।